अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अफजाल रेहान साहब, जो कि जंग के मशहूर कॉलम नवीस हैं। तो रेहान साहब से हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पे। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आजकल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। तो इस बारे में रेहान साहब आपके क्या रिमार्क्स हैं? क्या ये तनकीद लोग ठीक कर रहे हैं सुप्रीम जुडिशरी के खिलाफ, या आपका क्या तजज़िया है इस बात में? बहुत तनकीद, बल्कि मेरे ख्याल में तो जितनी तनकीद होनी चाहिए उससे कम है। देखें, कोई भी चीज़ हो समझदारी से होनी चाहिए। अब जिस नौइयत के फैसले आए हैं या जो कुछ हो रहा है, जब ये कहा जाए कि एक मुल्ज़म पेश हो रहा है आपके अदालत में और आप उसको कह रहे हैं कि आपको मिलके बड़ी खुशी हुई, तो मुझे बताएं इसके बाद सताइश होगी, शान बयान होगी? ये तो ऐसे ही है कि जैसे बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ये मुल्ज़म के साथ इस तरह का तो एटीट्यूड, कम अज कम जो बंदा इस चेयर पे बैठा है इंसाफ की कुर्सी, उसमें कुछ ना कुछ इतनी शर्मा शर्मी हो कि भरम भी रखे इंसाफ का। यहाँ तो भरम भी नहीं रखा जा रहा, यहाँ तो बिल्कुल नंगे होके, और फिर मुसलसल एक सीरीज है। आप पिछले चले जाए कई मुसलसल, जब से ये जो भी अब जुडिशरी का मामला, मैं उस तरह नहीं बोल सकता कि अब चले जाएं देखते जाएं, एक ही स्टाइल है, एक फेवरेटिज्म है उसकी। इतनी ज्यादा ऑडियोज केसें भी आ चुकी हैं कि अंदर खाने क्या चीजें चल रही हैं, पार्टी बाजियां हो रही हैं। तो इससे इंसाफ इतना मुजरू होता है। मैं आपको अर्ज करूं कि हमारे सिस्टम में जज को रिमूव करने की वो एक अलग बहस अगर आप पूछेंगे तो मैं उस पर आ जाऊंगा। लेकिन एक छोटा सा वाकया है हमारी, मैं आपको पता है मजहबी हवाले से को ग्रेज ही करता हूँ, लेकिन हजरत उमर फारूक के ज़माने का कि वो एक काजी के यहाँ पेश हुए, तो कोई भी जैसे एक मोअज़्ज़ज़ बंदा, ज़ाहिर है कि उसको उनकी बड़ी हैसियत थी, अहमियत थी, कोई नो डाउट, वो खलीफा भी थे। तो काजी उनके लिए एहतराम, दूसरी पार्टी की निस्बत इनको एहतराम उसने ज़्यादा पेश कर दिया, या खड़े हो गया, या शुरू में फैसला हुआ, हालांकि उसमें हजरत उमर की फेवर में फैसला था। इसके बावजूद उन्होंने उस काजी को डिसमिस कर दिया और कहा कि तू काजी बनने के लायक नहीं है। उसने पूछा, मैंने तो बड़ा मेरिट पे फैसला दिया। कहा कि बेशक जो भी फैसला दिया, जब दो फरीक तेरे सामने आए थे तो मेरे लिए तूने स्पेशल रिगार्ड किया। हमारी तो अब इतनी है, हिस्ट्री में ये मिसालें मौजूद हैं। यहाँ मुझे समझ नहीं आती, ये कहा जाता है, ये तो आम पढ़ा लिखा थोड़ी अकल का बंदा भी हो ना, इतना उसको भी ख्याल होता है कि मैं इंसाफ की कुर्सी पे बैठा हूँ तो मैंने इंसाफ का कुछ भरम रखना है। खुदा की कसम मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक शख्स इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा है, उसकी कुर्सी तक देखें और उसकी ज़हनियत देखें। मतलब वो तुझे इतना इश्क चढ़ा है तो तू छोड़ इस कुर्सी को, उसकी पार्टी में शामिल हो और उसमें जाके तो उसका पार्टी का ओहदा ले और काम कर उसके लिए। ये क्या तरीका है कि पाकिस्तान का तू चीफ बना हुआ है और इस कुर्सी पे बैठा है और उसको कह रहा है ऐसे जैसे अदाएं। अब लफ्ज उसके फिक्रे तो सुने जरा, जो आपके सामने सारी चीजें, आप तो आज तो मीडिया के दौर है, हर चीज आ जाती है। वो जी आपको रेस्ट हाउस में रखा जाएगा रात के लिए, परेशान नहीं होना, वो 3 कमरों का बेडरूम भी वहाँ है, अपने फैमिली को भी बुला लेना, 10 लोगों को बुला लेना, फोन भी कर लेना, आपको सहूलतें होंगी, कोई बात नहीं, वहाँ गप्पे शप्पे लगाइएगा, बोर नहीं होना, परेशान नहीं होना, फिर आराम से गुफ्तगू करके रात को फिर सो जाना, सुबह उठ के पेश हो। ये क्या बातें किए जा रही है? इसका असर, मैं अगर मतलब थोड़ा सा इस बात की डेप्थ में जाए तो जिस तरीके से इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया था, जी, उसके बाद एक ये फीलिंग डेवलप हो रही थी कि पता नहीं उसको किस हाल में रखा जाएगा। अब एक जज हो या कोई भी हो, उसमें एक इंसानियत का भी तकाजा आ जाता है कि एक बंदा जिसको इतने ड्रामाई अंदाज से उठाया गया हो, यार ड्रामाई उसका वो जब आता है तो वो बंदा एक उसके जेन में तो आता है कि यार पता नहीं इसके साथ क्या हुआ होगा। देखिए जी, ये क्या जेन में आता है, कुछ भी नहीं आता है। ये भी एक बेमानी बात है। हमारे यहाँ किस तरह दबोचे जाते रहे हैं, कैसे पकड़े जाते रहे हैं, या मुंतखब वज़ीर आज़मों को कड़ियां तक लगा दी जाती रही हैं, क्या कुछ बांधा जाता रहा, खौफनाक जेलों में डाला जाता रहा। यहाँ आप हिस्ट्री तो देखें पाकिस्तान की ना। मैं ये नहीं कह रहा, नहीं मैं ये नहीं कह रहा उसको करने के लिए, मैं इसको, मेरा मकसद है कि यार एक मुल्ज़म के तौर पे शख्स पेश हो रहा है और आपके लक्षण क्या है उस पर। यानी बैकरूम में जाएं, हमारे यहाँ अदालत के अंदर जी उसको गलत पकड़ा गया। ये बात भी है ना। मेरी बात सुने,
हर मतलब ये ऐसे कि आप मेरे घर आए और आपको अचानक पकड़ ले तो जी एक बात, ये घर कौन सा उसका घर है, ये भी एक बात को बढ़ाना और जैसे मर्जी करते हैं। एक शख्स की कोई भी वाकया होता है उसकी बैकग्राउंड देखनी चाहिए। अब बैकग्राउंड आप देखें वो क्या है कि इसको पकड़ने के लिए पहले जब हुआ तो आगे से आपको मालूम होगा इसके घर में जब गए थे मुज़ाहमत हुई, कितने लोग वहां सरकारी लोगों पे हमले हुए, एक बलवे की नौयत थी, बहुत सारे लोग, मुझे फिगर देखना पड़ेगा कितना था, यानी इतने लोग जख्मी हो गए पुलिस के लोग। और आपके सामने यानी मुल्ज़म जो है वो मुज़ाहमत कर रहे हैं और वो उसके बदमाश उसने जो भी लोग हैं जो यानी जो कुछ हो रहा है आपको, अब तो सारी चीजें इस नंगी हो चुकी हैं कि तालिबानी लोग भी उसमें शामिल हैं, उसमें जो एक्सट्रीमिस्ट जो भी और भी ग्रुप हैं जो मजहबी एक्सट्रीमिस्ट जो दहशतगर्दी तक के लोग हैं वो भी शामिल थे। तो ऐसे लोग जब वहां जमा हो, देखो मैं आपको एक बताऊं, जिन लोगों ने इस तरह के दंगे करने होते हैं ना, ऐसे करने वाले करू जो होते हैं वो थोड़े ही होते हैं, बाकी अवाम बेचारे तो होते हैं जो दिखावे के लिए जो उनका शेल्टर दिया जाता है, उनके शेल्टर में जो असल जिन्होंने साजिशें करनी होती हैं, आग, अब जो आग लगाने वाले हैं वो सारे जो लोग गए होते हैं वो नहीं इस तरह के होते, उसमें कुछ लोगों को पहले से सौंपी गई होती है ये चीज कि आपने इस तरह करना है, इस तरह करना है, हर चीज इस तरह की जो भी ये तकरीबकार होते हैं उनकी प्लान होती है। ये थोड़ा होता है कि एवं बस अपने आप सब कुछ हो जाता है। आम बंदा तो बेचारा उन जगहों पे जाते हुए खौफ खाता है वैसे ही। तो ये वो जो इस तरह के करू होते हैं ना, ये वो करते हैं। अब उसको पकड़ने के लिए उस जो ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल की जा रही थी ताकि मैं उनके दरमियान में घिरा रहूं, ज़ाहिर है कोई भी इंतजामी जिम्मेदारी पे हो वो ये सोचेगा कि किसी इंसानी कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई कैजुअल्टी ना हो, कोई जख्मी ना हो, कोई किसी जान को खतरा ना हो, इसमें हो सकता है। अब जो लीडरी का नाम ना दावेदार है वो अगर चाह रहा हो कि हाँ लोग मरें ताकि मैं मजलूम बन जाऊंगा, कहूंगा जी देखो जी इतने हमारे लोग मार डाले, तो एक तहरीक बनेगी, मोमेंटम बनेगा, नफरत बढ़ेगी। तो ये इस तरह के जो घटिया सोचें होती हैं उनके जरिए असर इस तरह की अप्रोचें आती हैं। अब उसका मंशा ये है कि ताकि मैं इस अंदर अपने घनौने जो भी यानी एक बात है, एक शख्स ने गलत किया हुआ है तो उसको पहले अगर वो वाकई लीडर हो तो मैं बड़ी मिसालें पेश करता हूं कि इतनी क्या इस साउथ एशिया में बड़ी बड़ी क्यादतें रही हैं, ऐसा हुआ ही नहीं कभी इस तरह के उनके साथ अवाम उनके लिए जान छिड़कते थे। तो लेकिन वो महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा एजुकेशन में मैं समझता हूँ उसने इस खिते में सबसे पहली अगर एजुकेशन की मिसाल है तो वो महात्मा गांधी है, जिसने सियासत को ड्राइंग रूम से निकाल के गली कुचों में ले आया और अंग्रेज के खिलाफ उसने एक पूरी फिजा तैयार कर दी और वो जत्थे लेकर निकलता था। और बड़ी जब उसके लिए अवाम ऐसे होते थे कि जैसे वाल हाना, वो अगर बैठ गया तो सारी दुनिया बैठ गई है, वो चल पड़ा तो सारी दुनिया चल पड़ी है, तो कोई सिरे का पता नहीं होता था कहां से कहां तक उसके साथ दुनिया होती थी और जनता को वो एक हीरो की हैसियत रखता था। लेकिन जब गिरफ्तारी में कभी नहीं कि ये हुआ कि वो शेल्टर लेके छुप रहा हो, अगे बढ़ के उसने कहा कि हाँ अगर जो भी कहीं भी हुई है बात मामला जत्थे में, ये नहीं कहा कि मैं पीछे छुपाऊं लोगों तुम मरो लड़ो, ऐसा नहीं हुआ। वो आगे खड़े हुए और पकड़ने आए तो जेलों में भी गया, सारा कुछ वेलकम किया। ये छुपते फिरना लोगों के सामने, कभी अपनी घर की खवातीन का शेल्टर लेना, कभी लोगों को इस्तेमाल करना। अब इस तरह की बैकग्राउंड में अगर वो उन्होंने ये चुना कि यहाँ कोई ऐसा खून खराबा नहीं होगा, ज़ाहिर है वो इस तरह की जगह पे बैठा है जहां से हम गिरफ्तार कर सकेंगे और कोई वो जो मैं देखिए उनकी मैं समझता हूँ इसमें उनकी नेक नीति है ताकि कोई खून खराबा ना हो, कोई मसला ना हो, किसी वर्कर को तकलीफ यानी जान पे ना किसी बने, किसी की जान ना जाए। तो इस सोच के तहत अगर उन्होंने पकड़ा था तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसपे इतना बबेला कि जी पता नहीं उन्होंने पकड़ लिया जी, गवाह कर लिया, क्या बातें हैं। अगर होता सही जेन्युइन लीडर होता तो खुद कहता कि हाँ मेरे पे एलिगेशन है, मुझे नैब ने बुलाया है तो मैं हाजिर होता हूँ, मैं क्यों इस तरह तो चाहता। अब ये तो बिल्कुल गलत बात है कि उस बंदे को अगर वो लेके गए अभी 2 दिन नहीं हुए तो आपकी जान दे लाले पड़ गए हैं कि पता नहीं क्या हो गया, पता ऐसे जैसे भी कभी मुझे बताएं जो कुछ किया जा रहा है ये इसके और भी कोई मुकदमे हैं किसी में नहीं होगा।
और ये भी नहीं करना कि खतरा नक्शे अमन के तहत भी कि इसने कल को करने कि अगर शवाहद भी मिले कोई इसके नजदीक ना आए। ये क्या किया जा रहा है सर? इसमें देखिए इंसाफ है नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें 2-3 फैक्टर्स है। देखिए इमरान खान एक दौर में बगैर किसी सिक्योरिटी के जलसे इजलास करता है ओपनली का। पास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने अपने इस तरह सिक्योरिटी रखी हो। गिरफ्तारी के लिए तो कभी मसला नहीं हुआ। इस तरह ही है ना कि यानी पहले उसको खौफ नहीं था। इसका नहीं मतलब तो यही था ना, पहले एक बात तो ये कि पहले यानी अगर हम ये कहें कि जी अचानक वो अपना बचने के लिए कर रहा है, तो पहले क्यों इस तरह नहीं था? पहले साफ ज़ाहिर है उसको खौफ या खतरा नहीं था एजेंसी से, तो वो बगैर किसी सिक्योरिटी के करता रहा। नंबर 1। नंबर 2, वो अब ओपनली एलिगेट करता है कि जी आर्मी चीफ, जिसमें वो बाकायदा तौर पे जनरल फैसल नसीर का भी नाम लेता है कि इन्होंने ये सारी मतलब मुझे मरवाने के लिए ये सारी साजिश कर रहे हैं, और ये सारा जो चैप्टर है उसमें मुझे ये बाद में ले जाके हो सकता है कि जेल में मकसूद चपड़ासी की तरह जो है वो जहर दे दे के आहिस्ता जो है वो मुझे मार दे। तो उसके भी काफी कंसर्न्स हैं, जिसमें सिक्योरिटी एजेंसीज जिनकी हिरासत में उसने होना है उन्हीं से उसको खतरा है। तो क्या ये किसी हद तक ये बात देखिए पहली बात उसकी जान को खतरा, उसको जी मेरी जान मुझे ये तो ह्यूमैनिटेरियन राइट्स की बात है। किसी की जान को खतरा आपने अभी कहा ना जनरल फलाने का नाम लेके फैसल नसीर, उसने कहा जी मुझे उसने हमला करवाया था, पहले भी हमला करवाया। फिर अब मुझे बताएं ये कितनी बोंगी बात है। अगर किसी जनरल ने प्लान हमला करवाया होता तो इतना ज्यादा वो घटिया किस्म का होता कि वो जैसे उसको तो कोई कुछ लगा ही नहीं, कोई सब फ्रॉड है, गोली लगी है। अब आपके सामने अब तो ड्रामे कम से कम मेरा ख्याल है पूरी कौम के सामने आ चुके हैं। वो क्या व्हील चेयर पे ऐसे अपाहज बना हुआ था नहीं, उस दिन वहां व्हील चेयर पे उतर के गया था ना। तो जब वो पकड़ के गए, अब अगले दिन लोगों ने देखा, चलो पकड़ के गए, वो आप कह रहे हैं वो जबरदस्ती उसको खींच के ले गए थे, उसको दर्द हो रही थी तो, लेकिन ये कि वो पाँव पे चल के गया है, व्हील चेयर पे नहीं गया, उनके साथ गया। नहीं चल तो वो पहले भी नहीं जी, कहाँ व्हील चेयर आपके सामने व्हील चेयर लेके आया। चल वो रहा था, जो मेडिकल बोर्ड ने कहा था कि इसको चलने की वजह से टांग में सोजिश बढ़ रही है, तो इसको बेहतर है कि ये ना चले। अच्छा यार वही शख्स है, वो अगले दिन जब सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी, दौड़ के सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसने यानी इतना अपना भी उसने भरम गुआ दिया। तू एक तरफ नाटक कर रहा है, दूसरी तरफ बंदा थोड़ा सा लिहाज करता है कि मैं अभी तो मैं व्हील चेयर को इस्तेमाल करता, अब मैं भागा सीढ़ियां चढ़। वो तो मेडिकल बोर्ड वो तो पहले भी खुद था, वो तो बोर्ड ने अगर मना किया था, इतनी पाबंदी हो रही थी तो अगले दिन फिर थोड़ी सी उसकी भरम रख लेता, बोर्ड ने मुझे मना किया हुआ इस तरह भाग के नहीं चढ़ना। यार ये सब ड्रामेबाजी है, वो अपने आप को मजलूम बनाता है। मैं तो चाहता था कि अभी इसका वहां एक्सरे वगैरह करवाए जाते, और मैं गारंटी से कहता हूं अगर इसकी इम्पार्शियल कोई यानी हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से इसकी अगर एक्सरे वगैरह हो, कोई जख्म नहीं निकलेगा। जो सुनने में आया था, नहीं सुनने में आया था, और बाकायदा ये बताया भी गया था मीडिया पे कि एक मेडिकल बोर्ड बना था और उसने आके बाकायदा इसका मुआयना किया था, लेकिन उसके बाद उसमें कहा गया था फिट पाया गया, ये आई रिपोर्ट कोई फिट था, कोई मसला नहीं था। ये सारी देखो, अपने घर में बैठ के जो मर्जी बनाते हो, पता तो चलता है जब आप गैर जानबदार तबके में जाके वहां बात करें। अपने घर में शेर कौन नहीं होता, वो मशहूर है ना, अपने घर में तो वो भी शेर होता है। बात यह है कि जो ड्रामे किए हैं अब कम से कम वो नंगा काफी हुआ है, और होना भी चाहिए, और लोगों के सामने हर चीज आ रही है। लोग जिस तरह इसने व्हील चेयर का किया और फिर भागा जा रहा है, और सब कुछ भी नहीं था, इसी तरह इसकी बाकी भी सोचे हैं, सारी अप्रोचें हैं, सारे ड्रामेबाजी और इसके अलावा कुछ नहीं। चलो ठीक हो गया, चले ये तो चीजें चूंकि नहीं आप करें ना, आप इतराज करें, आपने ये इतराज किया, आपने इतराज किया कि उसको पकड़ा जी नजायज तौर पे क्या, किस तरह पकड़ते? मसलन बाहर जाता है तो पब्लिक को मरवाना चाहता है, क्या पब्लिक को मारा जाए? उससे क्या बेहतर सेफ जगह नहीं थी वहां? और फिर वही हाई कोर्ट ने उसी दिन, आपको याद है, ये कहा था उसकी गिरफ्तारी सही हुई है, कानूनी सही थी। अब तो बाद वही कोर्ट उल्टा चल पड़ी। तो आप देखें ये सारा मैनेज किया जा रहा है जनाब। ये इंसाफ के नाम पे यकीन से कलंक है। ये सारी पार्टी बाजियां हो रही हैं। इनको तो पार्टी ये इंसाफ के नहीं है, तरीके इंसाफ के दायरे बने पड़े हैं इस वक्त जो सूरत हाल है। तौबा मैं यकीन जाने मैं लानत डालता हूं अगर मैं पार्टी बाजी की बुनियाद पे बात करूं तो। मैं अर्ज करूं कि बिल्कुल गैर जानबदार, मेरे अंदर खुदा ने एक सच्चाई का रखा है, मैं सच्चाई को मानूं और जो जाल साजे हैं उनको पहचानूं, और उनको मैं चाहता हूं एक्सपोज होने चाहिए जो जाली लोग हैं। ये जाली बंदा है यार। मुझे तो उस जमाने में पता चल गया था जब मैंने पहले इसके इंट्रोड्यूस किए थे। लोगों को तो समझ ही नहीं आती, पता नहीं क्यों नहीं समझ आती। पहली मुलाकात में मैंने कहा था मेरे खुदाया ये तो रॉन्ग नंबर है।
चलें, ये तो एक ऐसी बहस है जिसका कोई एंड नहीं है। हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अपना मौलाना फजलुर रहमान जो है वो सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करना चाह रहे हैं, तो आप इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या उनका एहतजाज करना बनता भी है? यार मेरी बात सुने, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, हमारे यहाँ इंसाफ के नाम पे जो खिलवाड़ हो रहे हैं, इसमें कहाँ कोई देखा जाता है कि इंसाफ का वो, मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसाफ अंग्रेजों के जमाने में हुआ है, उसके बाद तो इंसाफ जैसे मारी गया। मैंने उनके जो जजेस के जो फैसले पढ़े हैं, कमाल यह चीज होती थी। अब तो जानबदारी है, असर सूख है, तलक वास्ते हैं, वो फलां मुंह रखी है, फलां से मेरे मफादात हैं, तो ये चीजें चल रही हैं। अब क्या है कि अवाम का क्राउड आ जाए तो फैसला और होता है, जिसका प्रेशर भी होता है तो और होता है। यहाँ कहाँ गरीब बंदा, आप देखें इस तरह के मामले में आप एक मिनट के लिए सोचें, अगर कोई माड़ा बंदा, गरीब बंदा फंसा होता तो ये अदालतें इस तरह बोलती? यानी किस तरह कौन सी जुबान है, आप खुद सोचें वो कौन सी जुबान इस्तेमाल करते हैं। ऐसे होते हैं जैसे लोगों को कच्चे खा जाने, जैसे पता नहीं तुम लोग क्या इंसान नहीं हो, कुछ जानवर हो, इस तरह ये बात करते हैं। लेकिन जहां इनको प्रेशर होता है या मुफादात होते हैं या तलक वास्ते होते हैं, जो भी मैं रंग नाम, मैं किसको मैं कौन होता हूँ किसी पे इल्जाम लगाने वाला, वहां इन लोगों का एटीट्यूड बदल जाता है, जुबान बदल जाती है, तर्ज कलम बदल जाता है। तो मेरा ख्याल है कि वो जैसे लोहा लोहे को काटता है, तो इनके लिए जिस तरह की इनकी शिद्दत पसंद लोग हैं, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना साहब जो हैं वो बड़े खुद कफील हैं। वो तो एक इशारा करें तो उनका जो मदरसे का जो सिस्टम फैलाव है पूरे मुल्क में, तो इसी वजह से मौलाना साहब वो बातें बोल जाते हैं जो आम लोगों के लिए बोलनी मुश्किल होती हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी ने हमें कुछ हमला होने की कोशिश की या तंगी दी तो हम फिर रोड़े का जवाब रोड़े में देंगे और डंडों का भी और थप्पड़ का भी इस्तेमाल जो है हम बिल्कुल नहीं, इसे पहले ही बता रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी उन्होंने, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह के हालात बने, आपको मैं मतलब मंडे को वैसे भी वो चूंकि खदशात किए जा रहे हैं। अच्छा, इनका इंसाफ की अजीब है, इनकी जो 2-4 दिन पहले आती हैं वो ऑडियो, उनमें इतनी बातें होती है और भू वही होता है। ऑडियो में पहले इनके अपने करिंदे बता रहे होते हैं कि ये फैसला जज का आना है, और जज के पास जाता है अभी मुकदमा, तो पता सारे पाकिस्तान को पता होता है इस जज ने क्या फैसला देना है। ये इंसाफ है? ये तो इंसाफ का कत्ल है, इंसाफ का खून है, ये तो बड़ी जुल्म हो रहा है। यकीन जाने इतना जुडिशरी से दिल दुखा है, इतना दिल खट्टा हुआ है। सोच रहा हूं कि जुडिशरी को पहले तो सबसे, बाकी बदले ना बदले, जुडिशरी का सिस्टम जो है ना, जमहूरी गवर्नमेंट हुकूमतों को चाहिए कि तौबा तौबा है, अल्लाह की पनाह है, इनसे जान छुड़वाएं। तो ऐसे जैसे एक नई नौयत के चेहरे डिक्टेटरशिप के आ गए हैं। तो मौलाना जो आ रहे हैं, इसमें मैं समझता हूँ मंडे का एक इशू और भी है। आपके इल्म में होगा कि इस तरह की बातें आ रही हैं कि ये इन्होंने वो दिया हुआ 14 को इलेक्शन करवाने हैं, यानी अभी तक 4 दिन पहले कह रहे हैं 14 को इलेक्शन होने, जिसके वो बैलेट पेपर भी छापने के लिए काफी मुद्दत दरकार होती है, और पता है सारा, पैसे नहीं मिले, वो सारी हिस्ट्री मैं रिपीट नहीं करना चाहता, वो सारी बातें तकरीबन सारी कौम के सामने आ चुकी हुई हैं। सिर्फ इतना है कि इनके ऊपर हमने ये एलिगेशन लगाना है कि तुम लोग, आप लोगों ने, क्योंकि हमने कहा था इलेक्शन कराओ, हमने कहा था चांद के ऊपर मोमबत्ती लगा के आओ, आप लोगों ने नहीं लगाई है, लिहाजा हमारी तौहीन हो गई है। हम तौहीन के बदले में अब वज़ीर आज़म को घर भेजेंगे, और कैबिनेट को भी वो इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि कैबिनेट को भी भेज दें, या कैबिनेट में से मुतलका वजीर जैसे खजाना है उसको भेज दें कि तुमने पैसे नहीं दिलवाए। वजीर वो जो दाखिला है उनसे वैसे ही उनको ज़ाहिर है कि एक चुभन है, वो जो भी पीटीआई का बंदा होगा उसको वजीर, ये बंदा खास चुभेगा जो हमारा वजीर दाखिला है, पता नहीं इसकी वजह क्या है, और उसके लिए क्या क्या लफ्ज़ ये बोलते भी रहते हैं, मैं सुनता हूँ कई दफ़ा, उसके लिए उनको ना एकदम जज्बात कड़े हो जाते हैं उसका नाम आते ही। तो इस तरह के चले भेजें, बिस्मिल्लाह। मैं तो बल्कि चाहता हूँ इस बहाने से हमारी इनसे भी जान छूटेगी। तो मैं तो चाहता हूँ शहबाज शरीफ की हुकूमत को मैं एक नहल हुकूमत समझता हूँ, और शहबाज शरीफ को मैं वज़ीर आज़म समझती नहीं, वो इसका इस्तेहकाक ही नहीं समझता। उसको तो जाके किसी लाहौर का मेयर या जो भी जिस पहले होतों पे था उसी पे रहता, वजारत उज़्मा उसके बस का रोग नहीं है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी खबर अच्छी होगी, उसको भेजें, और नून लीग भी मजलूम बनेगी कि देखो जी हमारा वज़ीर आज़म इन्होंने भेज दिया। यानी आपके ख्याल में ये जस्टिफाइड है कि उसको? नहीं जस्टिफाइड नहीं, जमहूरी लिहाज से मैं इसकी मजम्मत करूंगा। जमहूरी लिहाज से मैं तो अपने एक विचारों के लिहाज से कह रहा हूं कि यानी जिस तरह वज़ीर आज़म को एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये हमारा वज़ीर आज़म उतना स्ट्रॉन्ग नहीं
नहीं है। इसको, इन लोगों को देखो, किसी से फायर होने से बेहतर है उसको फायर कर देते। अब जिस वक्त यहां से ये कहा गया था कि हम पार्लियामेंट के एक्ट को नहीं मानते, पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है, ठीक है, इन लोगों ने उस पर स्टे दे दिया कानून बनने से पहले ही, और जब बन के आया तो इन्होंने कहा हम पार्लियामेंट के बनाए हुए, यानी पार्लियामेंट को चैलेंज कर रहे हैं मुलाजम लोग, तनख्वाहदार लोग, कि 2 या 3 के हम पार्लियामेंट को की अथॉरिटी नहीं मानते। वाह भाई वाह। क्या इसके बाद अगर कुछ गैरत होती वजीर आजम में, तो मैं कहता हूं बनता था, नहीं बनता था, इसके एग्जेक्टिव ऑर्डर निकाला जाता और इसको खत्म हटाया जाता। आप बात कर रहे हैं जज को रिमूव करने के? बिल्कुल, जो पार्लियामेंट की अथॉरिटी को चैलेंज करता है वो जज रहने के काबिल है। उसको देखें, नहीं तो एक जज था इफ्तिखार चौधरी, आपको मालूम है एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत उसको उसकी तैनाती हुई थी। अगर तैनाती हो सकती है बिलतनजली भी हो सकती है। तो इसको करते रेंजर का इस्तेमाल इधर नहीं उधर होना चाहिए था। ये इन्होंने ये जो पकड़ने के लिए जो कुछ ड्रामा किया ना, मैं इसकी भी कोई अच्छा फील नहीं कर रहा। क्या पाकिस्तान के कानून में ये है कि जज को इस तरह पार्लियामेंट रिमूव कर? देखिए, पाकिस्तान के कानून के अंदर जो प्रोसेस है वो सारी वो लंबी बात है। उसमें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के तहत हटाया जाता है कि अगर मिसकंडक्ट साबित होता है। लेकिन स्पेशल हैसियत जब जो बनी, मैंने कानून के हवाला दिया है कि हमारे एक जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत अपॉइंट कर दिया गया था। तो अगर मैं तो उसका हवाला देके कह रहा हूं कि अगर वो अपॉइंट हो सकता है, फिर अगर कोई इतना बड़ा मिसकंडक्ट आ जाता है, और मेरे लिए तो देखें पार्लियामेंट जो है उससे मुकद्दस कोई इदारा नहीं है। पार्लियामेंट इस वास्ते कि मैं इंसानियत पे यकीन रखता हूँ, ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन रिगार्ड को इतना ज्यादा मानता हूँ कि जो इंसान, हर इंसान जो है ना, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। वो अफराद जब मिलके पूरी कौम, 23 या 24 करोड़ अवाम, उनके नुमाइंदे पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट अगर किसी कानून को बनाती है तो ये कहा जाए कि हम इसको नहीं मानते हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक इतनी बड़ी जिसारत है जिसपे उसकी रिमूवल होनी चाहिए। बेशक एग्जेक्टिव ऑर्डर या सर्कुलर के जरिए हो जाए। इन लोगों को चाहिए था कि बजाय, देखें जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, क्या वो कानून के मुताबिक हो रहे हैं? ये जो कहा जा रहा है कि आपको मिलके बड़ी खुशी हुई है, क्या ये कानून है? क्या आइन में ये चीजें आप क्या देखते हैं? ये क्या, यानी वो शख्स जो अपने आप को आइन का मुहाफिज या चौकीदार कहे और वो ये बात कह रहा हो, मुझे बताएं क्या आइन या कानून के मुताबिक ये चीज वैसे ही मकरूल है? यानी बात सुन के बंदे को हैरत, बंदा देखते ही रह जाता है कि ये किस सीट पे बैठा हुआ, क्या बंदा क्या बोल रहा है अपने सामने पेश आने वाले मुल्ज़म के लिए। तो जब ये सारा चल रहा है तो फिर जैसे को वैसा, तो उसी तरह उधर भी होना चाहिए था। इनको चाहिए था, कुछ करना चाहिए था इक़दाम। अब बजाय इसके कि आप खुद फायर हों, आपको पहले इसका सोचना चाहिए। इन कमजोर हुकूमत है, अगर वो स्ट्रांग, देखें दूसरी तरफ आप वो जना सालस है, उसके बारे में मैं जो भी तनकीदी रखता हूं, लेकिन ये एक बात उसकी खूबी मानूंगा, वो बोल्ड होके खड़े हो जाता है। इसी को कौम पसंद कर, मैं खुद इसको इस पहलू को अच्छा समझता हूं कि उसके अंदर वो नेगेटिव जो भी थिंकिंग है उसकी, या जो वो अपनी जात परस्त है, अपनी उसमें खौल में मुब्तला है। लेकिन एक लीडर को स्टैंड लेना चाहिए, खड़े होना, लीडर को खड़े होना चाहिए। तो ये यहाँ ये हमारा वज़ीर कानून है, यही अटॉर्नी जनरल है, यही क्या ये वज़ीर आज़म है, वो भी है। मतलब कि इन लोगों को तुम लोग एक मुल्क की क़यादत हो, कौम की क़यादत कर रहे हो, तो तुम्हारा ये एटीट्यूड क्या है? तो सर इससे तो ये समझ में आता है ना कि ये पार्लियामेंट है इतना वीक, और इत्तेहादी पार्लियामेंट वीक नहीं होती। उनकी क़यादत करने वाले लोग जो होते हैं उनको भी कुछ उनके अंदर भी बात ये है ना कि उनके पीछे टीम ही उनकी अपनी नहीं है, एक इत्तेहादी गवर्नमेंट है, इसलिए उनके भी फायदे में तो ये जो भी हो, इस वक्त वो सीट पे, एक वज़ीर आज़म की सीट पे है या नहीं है, तो उसका हक जो बनता है, जो उसको जिस तरह होना चाहिए पुरअतमाद, उस तरह बात करनी चाहिए। तो यही तो बात कर रहे हैं ना कि वो उसकी टीम अपनी पूरी है ही नहीं, तो वो किस तरह पुरअतमाद होकर बात करे इत्तेहादी गवर्नमेंट के साथ? तो इस तरह मैं नहीं मानता। देखें उसके पास वो इसको खिलाड़ी को कितने वोट मिले थे जब ये वज़ीर आज़म बना था? इसने जब ये बना था इसको 174 मिले थे, लेकिन अभी इसने इत्तेमाद का जो वोट दिया है वो 180 का है। तो जो वज़ीर आज़म की रिक्वायर्ड है मेजॉरिटी, वो तो उसके पास है। लेकिन उन 180 के अंदर पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टियों के वही पार्टी जमहूरियत के पार्लियामानी जमहूरियत में ये बातें नहीं होती हैं। वो किसी भी पार्टी के हों,
जब वो इत्तेहादी हैं तो उसके साथ हैं, वो उनका कायदे अवाम है। वो कायदे अवाम जो है वो उसको वो क्या कहते हैं कि भेड़ों की क़यादत अगर शेर कर रहा हो ना तो वो उसकी जीत होती है, लेकिन शेरों की क़यादत अगर एक भेड़ कर रही हो ना तो वो दबो देगी। तो बात यह है कि जो कायद होता है उसका रोल इस तरह नहीं होना चाहिए, उसका जानदार रोल होना चाहिए। लेकिन ये कायद असल में वही आपकी बात के अंदर ही उसका जवाब मिल जाता है कि जो कायद है वो खुद ही एक पार्टी का कायद है ना, वो पूरी नहीं, आप मेरी बात ही समझ, वो पार्टी ठीक है, पार्टी का वो जो भी है भाई, इस वक्त वो 180 वोट पार्लियामेंट की क्लियर कट मेजॉरिटी का मुंतखब वजीर आजम है। अब आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन धांधली, वो ठीक है, ये धांधली के बावजूद कम से कम ये लोग तो उसके बावजूद जीत के आए थे, अवाम का एतमाद लेके आए थे। जिन्होंने जो धांधली से जीते थे वो तो छोड़ के चले गए हुए हैं। बात यह है कि अब ये लोग जो अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए वहां बैठे हैं तो इनको पुर एतमाद होके बोल्ड स्टेप लेने चाहिए जो नहीं लिए गए हैं, उसकी आज खमियाजा भुगत रहे हैं ये। अभी देखे ना इनके ऊपर वो बेवजह, हालांकि उसमें यानी ये सच्चे भी हैं, इलेक्शन करा देना सिर्फ ये कानून का तकाजा आइन का नहीं है कि जी 90 दिन, आइन के तकाजे और भी हैं। फॉर एग्जाम्पल आइन का तकाजा ये है कि इलेक्शन मुंसफाना शफाफ नजर आते होने चाहिए, गैर जानबदारी उसमें होनी चाहिए। अब शफाफ इलेक्शन के जो तकाजे हैं 90 दिन में कराने से वो पूरे नहीं हो सकते। अब पूछे कैसे मेरा ये सवाल था। वो इस तरह कि देखो हमारा जो सिस्टम बना हुआ है उसमें ये होता है कि केयर टेकर लाए जाते हैं इलेक्शन, जब भी कोई इलेक्शन होता है। अब जब ये करवा दिए जाएंगे, अगले कौमी इलेक्शन भी सर पे खड़े हैं, वो जब होंगे तो इधर ये असम्बलियां तादी बनी होंगी, इधर तो केयर टेकर नहीं लाए जा सकेंगे। पंजाब और केपी में वफाक में वो केयर टेकर आएंगे, ये असरअंदाज होंगे, शफाफ इलेक्शन कौमी सतह पे नहीं मिल सकेंगे। और वैसे भी ये तकाजा काफी, इस पे मेरी सारे लोग ही बोल रहे हैं, काफी बहस हो चुकी है कि इस पे तकरीबन एका भी है कि कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। देखो आइन पे चलने का मतलब ये नहीं होता अंधे होकर चलो, आइन का चलने का मतलब होता है सारे पहलुओं को लेके मुल्क कौम का बेहतर मुफाद मुस्तकबल सोच के फिर चलो। बिल्कुल ये बात तो इस लिहाज से जज साहब ने जो कर रहे हैं ना वो सिर्फ पार्टी बाजी के अलावा कोई अप्रोच नहीं है। और मैं आपको बताऊं इसमें एक वजह खुद जज साहब भी हैं। जब मुझे अता यकीन हो जाए आपके एटीट्यूड से कि आप पक्के लोहे तोड़ पार्टी बाज हैं, तो आप के मैं कैसे कहूंगा कि आप हमारी किस्मत के फैसले करें। ये जब बंदा इतनी जिसकी क्लियर कट नजर आ जाए पार्टीबाजी, उसके बाद कोई भी मुतमिन नहीं होता कि ये तो कल को पता नहीं क्या हो, हमारे साथ एक खौफ पैदा हो जाता है। तो इस वास्ते जहां खौफ की ये अदम इत्मीनान की ये फिजा बने, वहां तो वैसे ही बंदे को अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं कहता मैं सीट को छोड़ता हूं भी। मैं मुतनाज़ा कहा गया है कि वो कोई इमामत ना कराए अगर मुक्तदी उसको पसंद नहीं करते। बहरहाल हालात ऐसे ही। चलिए जी अगले सवाल की तरफ आते हैं जी। इमरान खान ने अपने तमाम मसाइल के पीछे आर्मी चीफ को और आर्मी की कुछ सीनियर क़यादत को जिम्मेदार ठहराया। आप इस बात को किस हद तक सच समझते हैं? देखें बेसबूत, अब फैसल वो पूरा नाम क्या है इनका, फैसल, जनरल फैसल नसीर। हाँ जनरल फैसल नसीर। अब जिस तरह के घिनौने इल्जाम, उसको पता नहीं डर्टी हैरी क्या कुछ कहता आ रहा है, जिस तरह उस बंदे की अजीब जहनीत है, जो मुंह में आया टक 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 टक। बंदा इंसान वो होता है जो बोलने से पहले तोले। अब जो मर्जी सब कुछ उन पे इल्जाम आयद कर दिए। पिछला मेरे पे कत्ल का इसने किया था, बल्कि पीछे तो 2 बंदे और भी थे ना जिन पे FIR देना चाहते थे ये लोग। वो जी ये मेरे कातिल हैं, मेरे पे इन्होंने कातलाना हमला। हालांकि वो एक बेवकूफ सा लड़का शदाई सा, वो मजहबी रुझान का था जो पकड़ा गया था। और उसने बताया कि भाई इसने ये आपको पता है ब्लास्फेमी का, जिस तरह के हमारे यहाँ बहुत लोग जो छोटे थोड़े ज़हन के होते हैं, थोड़ा पढ़े, तो वो जरा सी बात को समझ लेते हैं कि पता नहीं ये इस तौहीन का पहलू निकाल लेते हैं। मैं नहीं कहता कि इस खिलाड़ी ने कोई तौहीन की थी, बिल्कुल ये गलत बात है, कोई तौहीन नहीं। लेकिन उसने ये समझा अपने तई कि इस बंदे ने जिस तरह की ये जुबान बद एहतियाती से बोलता है ना, एक ऐसे ही आउटस्पोकन कि वो अल्लाह पाक ने अपने नबियों को भेजा था अपना मिशन देने के लिए, अब मैं आया हूं तो मैं मेरा मिशन लेके, तो इस तरह की बातें जिससे लोगों को लगे कि ये तो पता नहीं किस ऊंचे रुतबे पे फायद हो रहा है, तो इससे खामखा कई चीजें पैदा हो जाती हैं। लिहाजा
अपनी एक तो जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए था। दूसरे नंबर पे ये है कि वो बंदे ने ये समझा कि ये इसने अपने आप को इस रुतबे में पेश किया कि जिसमें तो इनका पहलू निकलता है। मैं यानी उसको कहाँ से कहाँ, एक जो भी है वो मामला एक अलग है, कहाँ मिला देना कि जनरल साहब ने प्लानिंग करके इन लोगों ने फलां ने मिलके तो मेरे ऊपर ये कातलाना हमला किया है। अगर प्लानिंग से हो तो इस तरह इतना फलाप, इतने वो तो फिर जानवर, इतना तो बेवकूफ आदमी भी इस तरह का लोगों को नहीं भेजता, कुछ ना कुछ। और फिर जिस तरह से यहाँ से वो मार रहा है, यानी कई बातें इंसानी शऊर पे भी होती हैं, वो क्लियर बता देती हैं कि ये बनी बनाई बात को कहाँ से कहाँ उसके कड़ियाँ मिला रहा है। तो अभी भी जो उसने यानी आर्मी, मैं कोई आर्मी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, जो बोला है लेकिन गलत है, ज्यादती है। इस तरह किसी को बगैर सबूत के किसी पे इतने घिनौने इल्जामात आयद कर देना। अब तो बल्कि आपको मालूम है, शायद पिछले अभी कल की बात है कि वो इन्होंने कहा वहाँ अदालत के अंदर किसने पूछा, उसने कहा मेरा तो एक ही दुश्मन या एक ही शख्स है जिसके साथ है, बाकी तो मुझे नहीं है। नाम लेके यानी आर्मी चीफ का इस तरह आज तक थोड़ा बहुत लोगों में कोई रिगार्ड रहा है कि इस तरह हाजिर सर्वस आर्मी चीफ का कुछ ना कुछ यानी रखा जाता है। उसने उसका नाम लेके जिस तरह बोला है, मेरा ख्याल है तो ये बदनाम करने की इससे बड़ी और क्या। लेकिन सर अगर हम बात करें जिस तरह कानून में है कि अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है और आप FIR में किसी का नामजद तो कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो यार, वो ठीक तो है, क्या ये कुछ शवाहिद भी तो होते हैं ऐसे। इस तरह तो आप यहाँ बैठे हो, आप कहें जी या आस्थान है, कोई हमला कोई बात होती है, वो कहे जी मेरे ऊपर तो वज़ीर आला ने कराया है, तो क्या आप फौरन काट दी जाए कि नहीं FIR ना कर, लेकिन कम से कम उस चीज को इन्वेस्टिगेट तो किया जाना चाहिए ना। क्या वो आर्मी के अगर इतना जो भी है, क्या मतलब कोई सबूत होता है इन्वेस्टिगेशन होना? एक इल्जाम ही है, सबूत तो कोई भी। उसको लगी है भाई, गोली लगी है तो गोली लगने का सबूत तो पकड़ा गया, वो उसने खुद मान भी लिया जिसने पकड़ा है। उसने सरे उसकी पूरा इंटरव्यू चल गए कि वो क्या वजह थी, बैकग्राउंड, और उसके बिल्कुल लड़के के साथ लग रहा था वाकयातन ये बातें जो की हैं। वो उसको कहें, वो उसको जुनूनी कह दें, पागल कह दें, एक कातिल कह दें, जो मर्जी कह दें, लेकिन जो था वो था। अब वो बनावटी मुझे नहीं लगा, कोई बनावट वाली उसमें कोई बात थी। किसी को हजूर, किसी को भी बगैर किसी सबूत के इतने बड़े घिनौने इल्जाम लगाना गलत बात है, ज्यादती की बात है। और ये शख्स कभी नहीं शर्माता, जो मर्जी मुंह में आया कह दिया। इंडिया जो है वो सुना है कि हमारे इन हालात से बड़ा खुश है आजकल। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब हमारे यहाँ प्रोपोगंडा है, मुझे इसमें बड़ा दुख होता है। यानी बात हमारी आपस में एक दूसरे को ठुड्डे मार रहे होंगे, लड़ रहे होंगे, जल्दी से मतलब दूसरे तीसरे को कोसना शुरू कर देंगे। इंडिया का इसमें क्या रोल है? भाई, इंडिया वाले पूरे एतमाद हैं, वो अपनी तरक्की, अपनी खुशहाली के लिए वो एक कौम के यानी एक बावकार दुनिया का एक मुल्क के हैसियत से देखिए, दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ा बल्कि आबादी के लिहाज से मुल्क गिना जा रहा है, और चाइना को भी काट के दूसरे नंबर पे दुनिया, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी, उसको आलमी सतह पे सबसे बड़ी जमहूरियत माना जाता है, करार दिया जाता है। अमेरिका, यूरोप में भी उसको जब भी सबसे बड़ी जमहूरियत की बात आएगी तो इंडिया का नाम हर जुबान पे आएगा। तो एक इतना बावकार मुल्क है, और इकोनॉमी उसकी आप देखें कि दुनिया की इस वक्त उसकी चौथी बड़ी इकोनॉमी है। अब हम जरा सी बात होती है उसका ऐसे जिक्र करते हैं जैसे हमारा कोई ना वो वादू काटू कोई, मतलब लोगों को अपनी जुबानों पे कंट्रोल करना चाहिए। हमारा इवन के वज़ीर आज़म है, वो तकरीर कौमी नशरियाती रास्ते पे वो तकरीर कर रहा है, और वो कह रहा है जो हमारा दुश्मन है वो बड़ा खुश है। भाई, आप अपनी लड़ाई लड़ो, अपने मसले हल करो, दूसरों पे उंगलियां क्यों उठाते हो? खुश है तो आप खुशी का मौका ना दो। ये कोई बातें हैं करने वाली? उधर भी उनके अंदर भी हर तरह के लोग हैं, ऐसे भी हैं जो खिलाड़ी साबिक वज़ीर आज़म को पसंद करते हैं, ऐसे भी हैं जो बहुत आप मेरे से भी बढ़ के जो उसको समझते हैं ड्रामा है। तो बात यह कि लोगों की हालत, जमहूरियत का मतलब ये होता है कि वहां वज़ीर आज़म मोदी है, उसके ऊपर भी तनकीदें होती हैं, लोग तारीफ में मोहब्बत भी करते हैं, मुखालफत भी करते हैं, तो कोई खुश होता है, कोई नाराज होता है। ये बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें आज इंडिया के साथ अपने बेहतरीन तल्लुकात कायम करने चाहिए, लेकिन हमें कोई मौका जाने नहीं देते। बात पे बात हम दौड़ के फौरन कह देंगे और ये हमारा दुश्मन। क्यों भाई? दुश्मन अपने सफारती तल्लुकात खत्म करें, दुश्मनों से कहे कि सफारती तल्लुकात रखे हुए हैं। अगर समझते हैं तो आप इस तरह की बातें ना करें, ना इल्जामात लगाएं, अपनी लड़ाई को आप लड़ें, अपने आप को ठीक करें। ये तो आप यही नफरत इसी तरह की थी जब मुझे तो ये सारे जो कुछ यहाँ हुआ है ना, लुपाड़े हुए हैं, तो मुझे वो 47 के वाकयात दिमाग में घूम रहे थे कि मार दो जी दुश्मन 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 कह के
या वर्ड टोक दिया, पता नहीं क्या से क्या बर्बादियां की हैं, वो अलग मौजूद है। मैं चूंकि आपके सवाल से मुतल्लिका नहीं है, मैं छोड़े देता हूँ। अब इस सारी सूरत हाल में आप सियासतदान और मीडिया के रोल को किस तरह देखते हैं? देखिए, मीडिया का रोल जो है वो मजमूई तौर पे कोई गलत नहीं रहा, मजमूई, और सियासतदानों का रोल भी गलत नहीं रहा। पहली बात तो ये है कि मैं तो अगर एक शख्स की बात करें, जिन्ना सालत साहब की, तो इस गुनहगार की नजरों में तो वो सियासतदान नहीं है, वो तो कोई अनोखी चीज़ है, बकरी टाइप की चीज़ है, जो कभी जर्मनी को मिली थी वही जहनीत अब आजकल हमें मिली हुई है। तो बात यह कि वो सियासत का तो नाम बदनाम किया जा रहा है। बाकी जो यहाँ के मुसलमान सियासतदान हैं, उनका रोल मुझे बताएं कौन सा गलत है? वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, सारों को मतलब कोई किसी के बारे में इतनी मुनाफरत नहीं है। अब देखें, यही इस वक्त जो कोलिशन बनी हुई है, उनके आपस में पता नहीं कितने को इख्तलाफात हैं, बड़ी शिरतें हैं, बड़े बैकग्राउंड, सारे बिलमुकाबल इलेक्शन लड़ते रहे हैं, और हो सकता है आने वाले दिनों में फिर ये एक दूसरे के मुकाबले इलेक्शन लड़ें। लेकिन इसके बावजूद इतनी कम ज़रफ़ है, इतनी बर्दाश्त है जी कि वो एक दूसरे को अकोमोडेट कर रहे हैं, एक दूसरे का एहतराम से जिक्र करते हैं। इधर क्या है? हर शख्स बुरा है, मैं ही बस अच्छा हूँ। बाकी रहेगी सहाफत, तो सहाफत में भी देखें वो उनसर है हमारे यहाँ जो हर चीज़ को इमोशनल करते हैं और अपनी वो रेटिंग बढ़ाने के लिए क्या से क्या। मैं हैरान होता हूँ, सोशल मीडिया पे कई ऐसी बातें लिख दी जाती हैं, बंदा एकदम कहता है ये क्या हो गया, अंदर देखें तो कख भी नहीं होता। तो इस तरह की सनसनीखेजी से हमारे मीडिया को परहेज करनी चाहिए। देखिए, सच्चाई में जितनी जान और ताकत होती है वो ज़्यादा अहम है, और वो उसी को हमें चाहिए कि हम सच्चाई में, हमें पॉपुलैरिटी नहीं भी मिलती लेकिन सच्चाई पे रहें। मुझे अगर झूठ की बुनियाद पे पॉपुलैरिटी मिलती हो तो मैं 3 हरूफ भेजूंगा, क्यों भाई? मुझे नहीं चाहिए ऐसी पॉपुलैरिटी जिसकी बुनियाद ही झूठ पे है। लिहाजा साफियों, हमारे साफी दोस्तों भाइयों को भी चाहिए कि वो पहले नंबर पे कोशिश करें कि मीडिया के सामने जब बात करें तो जिम्मेदारी के साथ करें, और यानी सच्चाई को लाएं। वो किसी की ना खुशामद, ना किसी की अनड्यू नफरत, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और पार्टीबाजी से परहेज। लेकिन मजमूई तौर पे इस वक्त अच्छी जा रही है। वो कि कुछ आप कह सकते हैं, कुछ पॉकेट्स हैं जिन्होंने हर चीज़ को झूठ और पता नहीं क्या कुछ और नफरत के लिए इस्तेमाल किया है। और आपको पता है ये जो जितनी तबाही हुई है, इतना अफसोस होता है। ये हमारे यानी कोर कमांडर के घर में जिस तरह लोग घुसे हैं और वहाँ जाके जो कुछ उन्होंने तबाही की है, बर्बादी वहाँ ढाई है, ये सारा आप देखें ना, क्या हमारी 75 साल तारीख में इसकी मिसाल मिल सकती है? कभी ऐसे हुआ हो? जाके जिस तरह आग लगाई है, जिस तरह जाके आर्मी कैंट के इलाके में जितनी गाड़ियां जली हैं, तौबा तौबा यार, वो गाड़ियों की तफसील देखें, इतनी तबाही, यकीन जाने वो मैं तो देख के हैरत ज़दा हो रहा हूँ। कहाँ कहाँ जाके यादगारें जो थी वो तबाह कर दी गई हैं। गालियां जाके हम अमेरिका को देते हैं, इंडिया को देने लगते हैं। हमारी करतूत जो है, इंडिया वाले तो फिर भी कोई तहजीब रखते हैं। तब का मुझे याद है, जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना, उन्होंने बांग्लादेश में ऐसे किया, इंडिया ने। मैंने स्टडी की है, वो इतनी नफरत आर्मी ने वहां पैदा की हुई थी कि लोग वैसे ही शायद जिंदा ना छोड़ते, और वो इंडियन आर्मी ने आके तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था और कहा था खून खराबा नहीं होने देंगे। मतलब कि किसी को हर वक्त कोसते जाना कोई खूबी नहीं होती। इस वक्त हमारी अपने लोगों ने जो करतूत किए हैं, और जिस तरह जाके मतलब हमारे वो जगह जो जिनको एक सिक्योरिटी के लिहाज से बड़े काबिल इज्जत समझा जाता है, और जिनकी एक इतना जिनका एतमाद या रोब होना भी चाहिए कि लोग जाके उसका समझें, जो कानून तोड़ने वाले हैं या साजिशें करने वाले हैं या मुल्क का बुरा सोचने वाले हैं, उनको थोड़ा सा होना चाहिए कि आर्मी वाले हैं वो हमें इस पे पुछ करेंगे, लिहाजा पकड़ करेंगे। जो हुआ है वो बहुत तकलीफ दे है, और जिन लोगों ने ये किया है वो जो भी हों, जो भी उनमें आपको मालूम है, उसमें ऑडियो आई है सामने जिनके तहत वो अच्छे भले यानी वजीर तक इस पे खुशियां मना रहे थे और इस पे राह दिखाई, और सारी ये गाइडेंस ये प्लान हुआ है। ये बात कहनी कि जी वो जो अदालत में ये कहा ना कि मुझे तो पता ही नहीं है, हालांकि वो तो खुद कह के गए थे और कि लोगों जहाज के लिए निकल पड़ना अगर मैं पकड़ा जाऊं तो। और बाद में भी अभी भी ये कल की बात है, कहा कि अगर मुझे पकड़ा गया ना तो फिर वही होगा। तो ये सारा इनके अंदर वो सियासतदान तो वाली बात कोई नहीं है। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे पीटीआई और वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क्या टीटीपी, मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लगता, माशाल्लाह एक ही ऐसी सोच है। बल्कि लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब की तो ये भी उन्होंने कहा है कि अपना पहले से ज्यादा
बुरे तरीके से तो फिर अंदर से उनको इतनी खुशी हो रही है। वो जज साहब पे मैं क्या कहना यार, छोड़ें, वो लोगों के सामने सब कुछ आ चुका है। वो जिस तरह वो कह रहे थे, आप कह दें कि ये गलत हुआ है, वो कह रहे हैं मुझे तो जी पता ही नहीं क्या हुआ है। हालांकि वहां से कालें भी हो रही थी, हालात पल पल की वो एक दिहाड़ी भी, एक दिन भी सबर नहीं हुआ, सब कुछ हो रहा था, सारी हर चीज इल्म थी, प्लान था एकदम। अवाम में तो इतना कोई नहीं होता कि अवाम खुद ही चले गए जी फलां फलां जगह पे हमने हिट करना है, इस तरह करते हैं यार। ये बड़ी दिल दुख है जिस तरह इन्होंने आग लगाई है। अपनी कौमी अमलाक है ना, पाकिस्तान की भी अमलाक हैं, और फिर अगली सोचें, वो इतनी गाड़ियां, इतनी अमलाक जो तबाह की गई हैं, वो सारा कल को बनेगा, उसका खर्चा पड़ेगा, वो टैक्स, वो पैसा कहाँ से जाएगा? वो पाकिस्तान के खजाने से जाएगा। पाकिस्तान का खजाना कहाँ से आता है? अवाम के टैक्सों से आता है। तो ये सारे का सारा लोड तो आखिर इसी बेचारे अवाम पे हुआ। तो आपने अवाम को बर्बाद किया। उन पहले ही महंगाई में लोग रोल रहे हैं, तो इससे मेरी बात में जब इतने और टैक्सेस आएंगे, चीजें देनी पड़ेंगी, तो क्या ये अवाम के साथ अवाम दुश्मनी नहीं? कौन सोचता है? अवाम का यहाँ सोचता ही कोई। चलिए, अगर अब ये इमरान खान को जेल हो जाती है और ज्यादा मुद्दत के लिए जेल हो जाती है, तो क्या आप देखते हैं कि उसके बाद पीटीआई का कोई सर्वाइवल है? और अगर है तो कौन सी नई लीडरशिप पीटीआई को संभालेगी? देखिए, पीटीआई नाम ही ये इन साहब का है, जो तालिबान खान साहब हैं, जो भी ये आपके जो तालिबान खान साहब हैं, यही पीटीआई हैं। अगर इनको जेल हो जाती है या जो भी वो कहते हैं, मुझे तो पीछे ऐसे ही दिखता है, सारे किसी का ना कोई एहतराम है, ना कोई रिगार्ड है, ना किसी की वसीयत है, सारे सरतोल शुरू हो जाएगी। एक अब नाम क्या लेने हैं, एक कहेगा फलाना बड़ा फ्राडी है, फलाना कहेगा ये दो नंबर है। तो उनके अंदर तो अभी भी चलती रहती है गेम में एक दूसरे के खिलाफ, जिस तरह की वो सारी वो 4-5 लीडरों के नाम आपके सामने ही हैं, तो जिस तरह की वो गेमें कर रहे हैं, तो ना ही तो अवाम में भी जो उसके, अवाम तो नहीं कहना चाहिए, जो उसके वो फैन क्लब उनको कहता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ, वो जो फैंस हैं वो तो उसी के फैंस हैं। तो इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। लिहाजा इसी वास्ते तो उसको पता है वो क्यों घबराता है। उसकी कई वजह में एक वजह ये भी है कि मैं गिरफ्तार होता हूँ तो पीछे है ही कोई नहीं। वो कहना जी मेरे पीछे चूंकि नहीं था इसलिए वो सारी खराबी हुई है, ये बिल्कुल गलत बात है। बाकी जो लीडर थे वो सारों को आपने खुद ही तो ये जो तालीमात दी थी उसके मुताबिक चलते हैं। वो सदर को जरा सी उसकी वो हदायत से, इंस्ट्रक्शन से इधर उधर हो जाए तो उसको लत्ते लेता है कि वो अलवी तू कौन है। यानी एक बंदा अपने आप को इतना मकरूर है, वो समझता है बाकी मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, किसी की कोई हैसियत ही नहीं है, किसी की इज्जत ही नहीं है, तो उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। कौम को भी ये समझ जाना चाहिए कि ये हीरो वर्शिप से निकल जाए। कलेक्टिव विजडम जो है ना वो ज्यादा अहम होती है। कलेक्टिव विजडम लोगों को कौमी सतह पे अच्छे नुमाइंदे भेजें। ये जो होता है ना कि निजात देंदा आएगा, हमें निजात दिलाएगा, ये हम 47 में भी इसको भुगत चुके हैं, 71 में भी भुगत चुके हैं, आजकल फिर भुगत रहे हैं, और इससे कुछ नहीं हासिल होगा स्वाय यानी वो एक दुआइयां डालने के लीडर लीडर लीडर, और वो एक दिन लीडर जब हटेगा तो कुछ भी पता चलेगा तो बड़ा तबाही फैल गया। लिहाजा ये हमारी कौम को भी शोरी सतह इस पे आ जाना चाहिए कि जहां वो ये मानने छोड़ दें कि फिलहाल हमारा निजात दिंदा है, कोई निजात दिंदा नहीं है। अच्छा, अब ये DGISPR की कॉन्फ्रेंस में भी उसने कल ये बात क्लियर की है कि जी कोई मार्शल लॉ लगने का चांस नहीं है और आर्मी की लीडरशिप भी मुतहद है, लेकिन कुछ खबरें फिर भी आ रही है कि इमरजेंसी और मार्शल लॉ का चांस है। तो आपके क्या देखिए, मुल्क के हालात ही ऐसे हैं जिनमें मार्शल लॉ की तो कतई कोई गुंजाइश नहीं है। उस वजह यह है कि मार्शल लॉ लगा के क्या करेंगे, पल्ले ही कुछ नहीं है। जो थोड़ा बहुत ही कुछ हमें हो रहा है, हर चीज स्टॉप हो जाएगी। तो आपने कल को बजट क्या बनेगा, कल को मुल्क को चलाना है तो कैसे चलाएंगे। तो पहले अड्डियां वो नाक रगड़ रगड़ के अपने एक अरब के लिए फलां के मिन्नतें कर रही हैं, फलां बकारी भीख मांगते फिर रहे हैं। तो ऐसे हालात में माशाल्लाह तौबा तौबा बिल्कुल नहीं, इसका कंसेप्ट ही नहीं। ये जो लोग सोचते हैं, मैं समझता हूँ वो भी इसका मतलब मुल्की हालात पे उनकी नजर नहीं है या वो इतनी गहराई से जानते नहीं है। इस तरह की सूरत हाल नहीं, पाकिस्तान इसका बिल्कुल मुतम्मल नहीं है। चलिए, ये सब तो वक्ती मसाइल हैं। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, फाइनेंशियली डिफॉल्ट का भी यानी तकरीबन डिफॉल्टेड ही है हम लोग, लेकिन ये है कि इन हालात के अंदर बात यह है कि आगे पाकिस्तान का फ्यूचर आप किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान का बिगड़ेगी बनेगी दुनिया यूं ही रहेगी। फ्यूचर जो है ना, अगर लोग ये समझते हैं ना कि बड़ी ऐसे ताबनाक फ्यूचर आने वाला है तो वो अपने ख्वाबों से निकल आए तो बेहतर है। कोई ताबनाक फ्यूचर नहीं होना, यही रहना है। कभी हम थोड़ा ऊपर होंगे, कभी नीचे फिर गिरेंगे।
इसी तरह कुछ नहीं, फ्यूचर की कोई झूठी जाली उम्मीदें करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मैं मायूस कर रहा हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि असल जो करने वाली चीज है वो ये है कि हमें इमोशनलिज्म को छोड़ देना चाहिए। हमारे यहाँ ये जो जज्बाती लगाव होता है या जज्बाती मुखालफतें होती हैं, जज्बातियत होती है, इसको छोड़े, लॉजिक से बात करना सीखें, लॉजिक शऊर के साथ लोगों को देखें। एक बंदा कहता है मैं आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वही पुरानी बात है, 50 लाख घर बना दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां, ये तारे तोड़ने वाली बात है ना। तो लोगों को भी इतनी समझ होनी चाहिए कि ये हमें बेवकूफ बना रहा है, और होना ये तो सिर्फ ड्रामेबाज है जो इतने बुलंद बांग दावे करते हैं, ये वैसे ही झूठा होता है। सच्चा बंदा तोलता है, कहता है नहीं भाई मैं वो बात नहीं करूंगा जो मैं मुमकिन ना हो। तो जो जाली होता है उसको तो अपनी जीत से गर्ज होती है, उसको होता है कि होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, अभी तो मेला लूटूंगा, अभी तो मैं। जो बंदा इस तरह की सोच रखता होता है उसको तो वैसे ही लोगों को चाहिए कि उसको 3 हरूफ बेचें और कहें हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए। हमें यानी क़यादत की शनाख्त लोगों में ये आनी चाहिए, कौन बंदा जेन्युइन है और कौन जाली है। जब तक ये नहीं आएगी तो हम ऐसे बदारियों से धोखे खाते रहेंगे। जैसे कि मैंने पहले मिसाल दी है कि हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है कि कई मदारी आए और अपनी डुगडुगी बजा के लोगों को बेवकूफ बना के चलते बने। लेकिन एक चीज ये है कि मतलब जाहिर सी बात है, आप भी समझते हैं, सब लोगों को इस बात का अंदाजा भी है कि जब तक आपकी गवर्नमेंट अपना एक टेन्योर पूरा नहीं करती और आपकी गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आपका मुल्क तरक्की कर भी नहीं सकता। क्योंकि ये इसी तरह ही है कि जैसे अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, अगर आपने एक बिजनेस का प्लान बनाया है और 1 साल के बाद आपको ही हटा दिया जाता है तो साफ ज़ाहिर है वो बिजनेस प्लान तो आपका एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकेगा। आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है जो आपने भी किया है ना, यानी बिल्कुल हकीकत है। मैं 100% कहता हूं कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी हमारे समाज में, बल्कि पॉलिटिकली नहीं, मजहबी हर लिहाज से ये जो अनस्टेबिलिटी है ना, ये बड़ी खौफनाक चीज है। अब देखो किसी जगह पे एक फायर होता है, मुर्गाबियां बैठी उठ जाएंगी, एक यहाँ धमाका होगा या एक ऐसा रौला पड़ेगा, डॉलर एकदम ऊपर चला जाएगा। बाद से इन्वेस्टमेंट का लोग एकदम कोई सोच भी रहा है ना कि यहाँ पाकिस्तान में कुछ की जाए, वो बिल्कुल कहेगा कि तौबा तौबा है, मैं बांग्लादेश चले जाऊंगा, यहाँ नहीं आऊंगा। तो बात यह कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी यहाँ इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है। तो वो स्टेबिलिटी कैसे, स्टेबिलिटी के लिए यही अर्ज कर रहा हूँ कि स्टेबिलिटी। अब इमरान खान साहब की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज होने के बाद उसमें भी वो बार बार, बल्कि पहले दिन से वो एक ही बात कर रहे हैं कि जी हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और आर्मी का अमल दखल कम हो ताकि जमहूरियत जो है वो प्रॉपर तरीके से अच्छा जी कर सके। ये तौबा तौबा, ये वही शख्स नहीं है जो 3.5 साल पौने 4 साल हुकूमत में रहा, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी बैठा और क्या कहा करता था जी, ये सारे मेरे जो पॉलिटिकल अपने सियासी मुखालफिन को कहता था चोर हैं, डकैत हैं, फलान हैं, मैं इनको ऐसे यानी उसने तो कभी ये हाथ, वो कहता था हाथ मिलाने से मेरी तौहीन हो जाती है, उनके साथ बैठना तो दूर की बात है। तो ये देखिए सियासत इसका नहीं नाम है। सियासत में 100 इख्तिलाफात हो फिर भी एक इरगाड होता है, एक एहतराम होता है, मिल बैठ के बात करनी होती है। तो ये शख्स के अंदर तो सियासत का पता ही नहीं, उसको अबजद का नहीं पता, उसके पास से नहीं गुजरी है, वो तो उसकी बोलना ही ऐसा, उसका चलना देखें। आपको नहीं लग रहा था वो जब कल हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह चल रहा था रौनक के साथ, एनके लगाई हुई हैं ऐसे, मतलब ये क्या, वो यानी वो अपने आप को एक सुपर हीरो के तौर पे अभी भी पेश करता है। तो अब बुजुर्ग हो गया तो थोड़ा अपने आप को आज़ी ला, लोगों के आम बंदों के साथ बैठना। मैं हैरान हूँ, कोई वो लड़का मर गया बेचारा, एक जो हुई थी पीछे पता हंगामों में, तो उसके अब्बे को अफसोस के लिए घर में बुलाया जा रहा है, शहनशाह आलम के हुजूर पेश हो रहा है कि शहनशाह साहब ने उससे अफसोस करना है, और ये टांग पे टांग रख के मुंह दूसरी तरफ दिया हुआ, साइड पे वो बैठा हुआ, फोटो छपी। मैं इतना दिल खराब हुआ, यानी ये एक शख्स का बेटा मरा है तो उससे अफसोस करने जा रहा है। वो उसको पहले तो मुझे बताएं घर में बुलाया उसको, मैंने अफसोस कैसे करने, ये तरीका हमारी तहजीबी कदरों के साथ किस तरह मुताबिक रखता है। और फिर उसके साथ इतना रौनक, ये रौनक वाले को लोग क्यों पसंद करते हैं, मेरी अपनी समझ से बाहर। सर ये एक अलग बहस है, इसके अंदर ये आपको पता है हर किसी की एक बॉडी लैंग्वेज और एक अलग नेचर होती है। अब कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जो कि मीडिया के सामने तो बहुत प्यार पोचे के साथ इस तरह कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में वो लोगों को धक्के दे के बाहर निकलते हैं। ये भी बात की, तो ये तो एक जातियात की हद तक बात है, हर किसी की एक पर्सनैलिटी होती है। मैं समझता हूँ कि मुल्की मफाद में जो बंदा ठीक है, अगर उसकी पर्सनैलिटी
मैं समझता हूँ 19-20 का फर्क भी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन चीजों से इतना बाल जी जेन्युइन जो लीडरशिप होती है उसके अंदर वही चीजें जो दिल से जो निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। बात यह है कि जो जेन्युइननेस होती है वो लोगों को परख करनी चाहिए कि ये लीडर जेन्युइन है और ये जो है 2 नंबरी है, रॉन्ग नंबर है। जब तक ये परख नहीं होगी तो हम धोखेबाजों पीछे चलते रहेंगे और धोखे खाते रहेंगे। एक धोखेबाज रुखसत होगा, कोई नया उसके डुबकी बजाने वाला और आ जाएगा। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है। हम दुआ करते हैं पाकिस्तान के हालात अल्लाह ताला जल्द बेहतर करें।